इस देश में जब बुद्ध की हत्या करने की साजिश हुआ करती थी, तब बुद्ध को बचाने वाले लोग हम हैं, वो नाग लोग हम लोग हैं। बाबा साहेब सांगताय की हा बुद्धाचा धम्म धर्म नहीं। और इन 25 साल के बाद जब मैं रिटायरमेंट लूंगा, इस मोमेंट से जब मैं रिटायरमेंट लूंगा, उस दिन मैं इस समाज को इतना स्ट्रॉन्ग करके जाऊंगा। सबसे पहले तो आज महार रेजिमेंट का 82वां वर्धापन दिन और 83वां एनिवर्सरी फाउंडेशन डे आज हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। इस अवसर पे मैं मेरी ओर से बाबा साहब अम्बेडकर जी की संस्था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से और बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार की ओर से महार रेजिमेंट के स्थापना दिवस और वर्धापन दिन की आप सभी लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं। बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी गई, बहुत सारे महार रेजिमेंट का इतिहास हम लोगों ने देखा, तो उसको मैं नहीं दोहराता हूं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा एक बात कहा करते थे कि जो कौम अपना इतिहास भूल देती है, भुला देती है, जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, वो कौम कभी भी अपना इतिहास बना नहीं सकती, रच नहीं सकती। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को सिर्फ अपने इतिहास से ही नहीं परिचित करवाया, बल्कि हम वो लोग थे जो अपना इतिहास, अपनी पहचान भूल चुके थे। भले आज हम लोग यहाँ पर महार रेजिमेंट का यहाँ पर वर्धापन दिन, फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस मना रहे हैं। महार रेजिमेंट ये कानूनी नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आर्मी को दी गई वो बटालियन का नाम है। लेकिन बाबा साहब ने हमें अपने रियल पहचान से भी परिचित करवाया। हु वेर महार्स में बाबा साहब ने हमें अपने असली नाम से भी परिचित करवाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भीमा कोरेगांव का यहाँ पर जिक्र हुआ। भीमा कोरेगांव का स्तंभ भी जो घूम गया था, वो कहीं घूम नहीं हुआ था, वो वहीं पर था। लेकिन हम अपना इतिहास भूल चुके थे, इसलिए उस भीमा कोरेगांव के स्तंभ पर कभी नतमस्तक होने नहीं गए। बाबा साहब ने हमें अपने इतिहास से परिचित करवाया और इसलिए बाबा साहब उस भीमा कोरेगांव के स्तंभ पर जाकर नतमस्तक हुआ करते थे और वहां से हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह संदेश दिया कि आप लोग भेड़ बकरियों की संतानें नहीं हो, जाओ अपना इतिहास देखो और वहां पर देखो कि आपके लोग शूरवीर थे, आप लोग शेर के बच्चे हो। ये बाबा साहब ने भीमा कोरेगांव के स्तंभ के माध्यम से हम लोगों को अपने इतिहास से परिचित करवाया। महार बटालियन मैं कुबरागड़े जी को मैंने कल ही बताया, हम लोग कोई राजनीतिक, बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस देश में राजनीति के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया गया और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ये एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन एग्रीकल्चरिस्ट, एज एन एजुकेशनलिस्ट, एज एन रिफॉर्मर के तौर पे बाबा साहब की इन आइडेंटिटीज को हम लोग आगे नहीं लाते। सिर्फ बाबा साहब क्या है, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल में लाने वाले एक फिगर हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर एज ए हिस्टोरियन, इतिहासकार के माध्यम से हमें इतिहास को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी पहचान अगर इस देश में ढूंढनी है तो भारत के इतिहास को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ ले वो अपने इतिहास को खुद में खुद जान लेगा कि हम कौन हैं। इतना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए काम करके गए हैं। बाबा साहब को शायद अंदेशा होगा
कि मेरे लोग आगे चलकर क्या बनने वाले हैं। वो इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि भारत का इतिहास पढ़े और अपनी खुद की पहचान ढूंढे। इसलिए बाबा साहब ने कई सारे किताबें कंक्लूजन के माध्यम से दिए। हु वेर महार्स, हु वेर शूद्रास। आज जिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी का आपने मुझे ये शील्ड दिया है, ये किताब, ये ग्रंथ बाबा साहब का थीसिस हुआ करता था, आज जिसका 100 एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं इस साल में, तो कई सारे किताबें बाबा साहब ने हमें लिख कर दी ताकि हम अपने इतिहास को पहचान सकें। हुवर महार्स के माध्यम से बाबा साहब ने हमें अपनी पहचान प्राप्त करवा के दी। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी, इनकी फोटो यहां पर लगी हुई, ये खुद बाबा साहब ही नहीं, बाबा साहब की पहली नौकरी भी मिलिट्री की नौकरी थी। उनके पिताजी की नौकरी सूबेदार मेजर पोस्ट से रिटायर्ड हुए। उनके पिताजी यानी बाबा साहब के दादाजी हवलदार पोस्ट से रिटायर्ड हुए और बाबा साहब के परदादा ये भी मिलिट्री सर्विसेज में थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल घराने से नहीं हूं, मैं सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर, एक मिलिट्री घराने से ताल्लुक रखने वाला, एक योद्धा परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हूं। ये तो हमारे राजनेताओं ने बाबा साहब को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए बाबा साहब को एज ए पॉलिटिशियन बाबा साहब का इस्तेमाल कर रहा है, वरना बाबा साहब के विचारों को आज एज एन एजुकेशनलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, फेमिनिस्ट के माध्यम से लोगों तक लेकर जाने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी जब इस बटालियन में थे 1750 से, आपने मेरे ख्याल से वो इतिहास दिखाया है, ये तब से बटालियन चली आ रही। अंग्रेजों ने जब इस देश में कदम रखा, उस समय उन्होंने इस देश में दो बहुत बड़े कदम उठाया कि इस देश में उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी और पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए उन्होंने स्कूल के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए। ये एक बहुत बड़ा कदम अंग्रेजों के माध्यम से इस देश में उठाया गया और उन्हें सैनिकों की जरूरत थी और इसलिए सेना के दरवाजे उन्होंने सभी के लिए खोल दिए। और जैसे ही ये दरवाजे खुले, सबसे पहले हमारे वो लोग थे जो इन दरवाजों के माध्यम से प्रवेश करके सेना में भर्ती हुए और सेना में भर्ती होने के बाद दो प्रावधानें उस समय मिली। एक बहुत बड़ा नियम उस समय अंग्रेजों का था कि जो भी सैनिक भर्ती होगा उसको उनके बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना ही होगा, क्योंकि उनको पढ़े लिखे लोग चाहिए थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। देश का कारोबार चलाने के लिए उनको पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी और ये पढ़े लिखे लोग कहां से मिलेंगे? तो पहला नियम उन्होंने बना दिया कि सैनिकों के बच्चों को कंपलसरी पढ़ाना होगा। अगर कोई सैनिक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता तो उसके पगार से, उसके सैलरी से कुछ अमाउंट कट की जाएगी। इस माध्यम से हमें एजुकेशन मिलना शुरू हुआ। सैनिक भर्ती थी, हथियार रखने का अधिकार मिला और उसके बाद पगार, सैलरी मिलना शुरू हुआ, जो मनु के कानून में हम लोगों को डिनाई किया गया था। ब्रिटिश राज में हम लोगों को यह मिलना शुरू हुआ। और जब मेरे ख्याल से आठवले जी ने अपने बातों में कहा कि किस तरह से ये बटालियन बंद करवाने के लिए पेशवास, ब्राह्मण्स ये फोर्स किया करते थे और इसलिए ये बटालियन आगे चलकर बंद हो गई। इनकी एंट्री, इनकी रिक्रूटमेंट बंद हो गई और इसका सबसे बड़ा असर हुआ बाबा साहब पे, क्योंकि जब बाबा साहब के पिताजी रामजी अंबेडकर, सूबेदार मेजर रामजी मालोजी, आप लोग मिलिट्री में हो, मिलिट्री के दस्तावेजों में रामजी मालोजी इनका नाम क्या दर्ज है? नहीं, ये तो सबका सरनेम हो गया। मेरे पास पुराने रिकॉर्ड्स है, रामजी मालोजी इनके नाम सरकारी दस्तावेजों में क्या है पता है आपको? नहीं, उनका नाम है रामनाथ मालनाथ। हम लोग महार बटालियन की बात कर रहे हैं, ये 1941 में बनी। अगर रामनाथ
मालनाक, मालनाक यानी मालो जी, रामनाक यानी राम जी। अगर ये उस समय महार होते तो उनका नाम राम महार, माल महार होता, है ना। उनके सरकारी दस्तावेजों में, रिकॉर्ड में नाम है रामनाक, मालनाक। हुवर महार्स में बाबा साहब हमें अपनी पहचान बनाकर देते हैं, पहचान बताते हैं कि हम लोग कौन है। हुवर महार्स। हम आज महार बटालियन के, महार रेजिमेंट की स्थापना दिवस में यहां पर इकट्ठा है, लेकिन महार है कौन? हुवर महार्स। और महार शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय महार? महार शब्द का अर्थ पता है यहां पे किसी को? किसी ने तो इसका गलत अर्थ बना दिया। महा आहारी, जिसका आहार ज्यादा है वो महार, जो ज्यादा खाता है वो महार। महार दो शब्दों से ये महार शब्द बना है, महा, आरी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय आरी? सबसे बड़ा दुश्मन। महा आरी, आरी का मतलब है दुश्मन और महा का मतलब है सबसे बड़ा दुश्मन। तो ये महार सबसे बड़े दुश्मन किसके हैं? किसके हैं ये बाबा साहब ने हमें हम किसके दुश्मन हैं ये बताकर दिया। बाबा साहब लिखते हैं कि महार नाम का ये शब्द श्रुति में कहीं पर नहीं है, वेदों में कहीं पर नहीं है, मनुस्मृति में कहीं पर नहीं है, ये तो अभी अभी प्रचलित किया गया शब्द है। तो फिर ये महार है कौन? हुवर महार्स। अगर ये शब्द के इंसान इतिहास में कहीं मिल नहीं रहे हैं तो हमारी आइडेंटिटी है क्या? और बाबा साहब ने ये महार कौन है इसका पूरा ऐसे हमारे सामने लिखा हुआ है। राम महार नहीं है, राम नाक है। राम जी जो यहां पर लिखे हुए हैं ये महार नहीं है, ये नाक है। और ये नाक किस शब्द का अपभ्रंश है? नाग। ये नाग नहीं थे, ये नाग थे। रामनाग, मालनाग, सिद्धनाग। और ये नाग लोग हैं कौन? जब तथागत बुद्ध ध्यानस्थ होकर मेडिटेशन करते थे उस समय ब्राह्मण तथागत बुद्ध की हत्या करने के षड्यंत्र रचा करते थे। बुद्ध की हत्या करने के लिए इस देश में अनेकों बार प्रयास किए गए। बुद्ध को खत्म करने के लिए ब्राह्मण इस व्यवस्था ने कई बार षड्यंत्र किए। और जब बुद्ध ध्यानस्थ हुआ करते थे तब नाग राजा और नाग रानी और नाग प्रजा बुद्ध की रक्षा करने के लिए तैनात खड़े होते थे। हम लोग बुद्ध के सिर्फ प्रचारक नहीं हैं। इस देश में जब बुद्ध की हत्या करने की साजिश हुआ करती थी तब बुद्ध को बचाने वाले लोग हम हैं, वो नाग लोग हम लोग हैं। और उसी नाग का नाग हुआ और आगे चल के वो महार बना। महार, महा आरी। ये बुद्ध की रक्षा किससे किया करते थे? ब्राह्मणों से। और इसलिए ब्राह्मणों को लगा कि हमारे बीच में बुद्ध को बचाने वाले सबसे बड़े दुश्मन अगर हमारे कोई है तो ये महा आरी ये लोग हैं। ये है हमारी असली पहचान। और आज भी इनके दृष्टि में भारत में सबसे बड़े दुश्मन अगर इस ब्राह्मणी व्यवस्था के कोई है तो वो हम लोग हैं। संविधान जलाया जाता है, कभी देखा सिखों को रास्तों पर, कभी देखा मुसलमानों को रास्तों पर, कभी देखा क्रिश्चियनों को रास्तों पर, कभी देखा हिंदुओं को रास्तों पर। एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव होता है। सबसे पहला रास्तों के ऊपर कौन होता है? हम ही लोग। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई इस देश में है तो ये महार है या महाआरी है। जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, ये इस व्यवस्था के आज भी सबसे बड़े दुश्मन, इस ब्राह्मणी व्यवस्था के दुश्मन। और इसलिए बाबा साहब ने हमें ये पहचान, हमारे इतिहास से बाबा साहब ने हमें मिलाया कि हम लोग केवल महार नहीं है। ये महार तो इस व्यवस्था ने हमें दिया हुआ नाम है।
हमारी मूल पहचान नाग लोग है। इस नाग राजा का पुतला आज भी, मेरे ख्याल से वो क्या कहते हो आप लोग, वो कृष्णा की नगरी क्या कहते हो उसको, मथुरा में गया था। मथुरा में वहां पर आज भी गवर्नमेंट का म्यूजियम है। मेरे फेसबुक लाइव पर मैंने वो म्यूजियम का वीडियो बनाकर लोगों को दिखाया था। उस मथुरा के धरती में वहां से जितने भी अवशेष निकले हैं ये बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष है, और उसी धरती से, मथुरा की धरती से हमारे नाग राजा का पुतला वहां से निकला है और वो वहां पर रखा हुआ है। ये नाग कोई जानवर नहीं है, सांप नहीं है, आपके हमारे तरह इंसान है। और उस नाग राजा का पुतला उस मथुरा के म्यूजियम में आज भी रखा गया है। और उसी मथुरा के धरती से निकला हुआ जो तथागत बुद्ध का स्टैच्यू है, जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की कुर्सी के पीछे रखा गया है, वो उसी मथुरा की धरती से निकला हुआ है। अब मुझे बताओ कि उस मथुरा को अगर कृष्ण की धरती कहते हैं तो जमीन से कौन निकलना चाहिए था? लेकिन जमीन से निकल कौन रहा है? इस देश में 33 करोड़ देवी देवता सिर्फ जमीन के ऊपर है। असली इतिहास जमीन के नीचे है। जब इस इतिहास को खोदा जाएगा तो कोई कृष्ण, कोई राम नहीं निकलता, वहां पर केवल बुद्ध निकलता है और केवल सम्राट अशोक निकलता है। इसलिए तो ये खुदाई भी लॉकडाउन में करते हैं ताकि किसी को पता ना चले, छुपा छुपा कर करते हैं। खुदाई भी छुपा छुपा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत में जितना खुदो उतना बुद्ध इस देश में फिर से खड़ा होते जाएगा। इसलिए ये सारे खुदाई के मामले ये लोग बंद कर रहे हैं, छुप छुप के खुदाई कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस महार बटालियन को शुरू करने की जो उनके पूर्वजों की लड़ाई थी, सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर ये नौकरी में होते हुए उनको कंपलसरी रिटायरमेंट लेने को मजबूर किया गया और उनकी नौकरी चली गई। उनकी नौकरी जाने के बाद आपको सबको पता है कि क्या परिवार पर गुजरा, परिवार का पालन पोषण किस तरह से हुआ, ये सब आप टीवी सीरियल्स के माध्यम से जानते हैं। लेकिन रामजी बाबा की इस बटालियन को शुरुआत करने की जो पहल थी, जो आंदोलन था, वो उनके जीवितपन में ये आंदोलन यशस्वी, सफलता इसको प्राप्त नहीं करवा पाए। जब बाबा साहब अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत में आए और भारत में ये सामाजिक आंदोलन को उन्होंने हाथ में लिया, तब उनको अपने पिता की ये लड़ाई पता थी। उनको ये बात मालूम थी कि मेरे पिता इस बटालियन को शुरू करने के लिए पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया, अब वही लड़ाई मुझे अपने जीवन में आगे लेकर जानी है। और 1941 में सही कह रहा हूं, जब बाबा साहब को डिफेंस में ये पोस्ट मिली, तब बाबा साहब ने अपनी पिता की लड़ाई को सफलता प्राप्त करवा कर दी और उसी बटालियन को बाबा साहब ने फिर से शुरू करवाया, जो आज तक इस देश में ये बटालियन शुरू है। ये बटालियन शुरू होने के बाद जो उस समय के पूर्वज पिता के साथ काम करने वाले या अभी भी जो लड़ रहे थे, इन सभी लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी का सत्कार का कार्यक्रम आयोजित किया कि बाबा साहब अपने महार बटालियन को शुरुआत करके दी है, हम आपका सत्कार करना चाहते हैं। इसलिए लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी का सत्कार किया। उस सत्कार के समय में जब बाबा साहब ने अपनी बातें रखी है, वो बातें आज भी हम लोगों को लागू होती है। 1941 में किया हुआ स्पीच 2023 में भी हमारे लिए उतना ही वैलिड है। क्या कहते हैं पता है बाबा साहब? बाबा साहब ये बटालियन शुरू करने के बाद लोगों को कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से हम लोगों को शिक्षा मिली, हम लोगों को नौकरी मिली, नौकरी के माध्यम से पैसे मिले। और कब से मिल रहे हैं?
बाबा साहब की पहली नौकरी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादा, मेरे सामने ये 4 जनरेशन जो मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, और पीछे मुझे उतनी जनरेशन नहीं मालूम। सामने बाबा साहब के ऊपर 3 जनरेशन ये मिलिट्री में काम किया करते थे। मालोजी हवलदार पोस्ट से रिटायर्ड हुए, सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर और उनके भी दादाजी ये मिलिट्री में काम किया करते थे। तो 3 जनरेशन और बाबा साहब की 4थी जनरेशन ये मिलिट्री से जुड़े हुए थे। बाबा साहब कहते हैं कि अगर 4 पीढ़ियों से हमें शिक्षा मिल रही है, 4 पीढ़ियों से हमें पगार मिल रहा है, तो उस मिलने वाली शिक्षा का इस्तेमाल, उस मिलने वाले पगार का इस्तेमाल हमने अपनी व्यवस्था खड़ी करने के लिए क्यों नहीं किया? अंग्रेजों के मिलिट्री के बटालियन, मिलिट्री के रिक्रूटमेंट बंद करने तक हम लोग चुप क्यों बैठे थे? हमने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल अपने समाज के लिए क्यों नहीं किया? हमने अपने पैसों का इस्तेमाल, हमने अपने पगार का इस्तेमाल अपने समाज के लिए क्यों नहीं किया? ये बाबा साहब का सवाल हमारे लिए उस समय था और यही सवाल आज भी हमारे सामने है। उस समय शिक्षा देने के लिए, पगार देने के लिए, पैसे देने के लिए अंग्रेजों ने मिलिट्री की भर्ती के माध्यम से हमें वो अधिकार दिए। आज हमारे शिक्षा के अधिकार, हमारे नौकरियों के अधिकार, हमारे सैलरी के अधिकार कौन देता है? किस ग्रंथ में ये सारे अधिकार है? संविधान में है। उस समय 200 साल बाद फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री की एंट्री बंद हो गई। 200 साल। आज मुझे बताओ, संविधान को 74 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, आजादी के 75 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 73 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान फल फूल रहा है या खत्म हो रहा है? बताओ मुझे। संविधान बहुत बढ़ रहा है, फैल रहा है, संविधान के एक एक आर्टिकल बढ़ते जा रहे हैं, संविधान के एक एक आर्टिकल मजबूत होते जा रहे हैं, या संविधान के एक एक आर्टिकल खत्म होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। आर्टिकल 21C, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि इस देश में शिक्षा की जिम्मेदारी केवल और केवल राज्य की होगी। शिक्षा का कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। आर्टिकल 21C। बताओ कितने लोगों के बच्चे यहां पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? 2, 3। मेरी खुद की बच्ची प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा, उनके परिवार के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आर्टिकल 21C लागू है? 0। आर्टिकल 340, 341 कि इस देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को रिजर्वेशन होगा। निर्मला सीतारमण 2 साल पहले संसद में खड़े होकर कहती है कि हम सारे पब्लिक सेक्टर को बेचने वाले हैं। जब पब्लिक सेक्टर ही बिकेंगे, आप लोगों को नौकरी कहां लगेगी? नौकरी है। मैं सिर्फ एजुकेशन और सैलरी के ऊपर ही बात कर रहा हूं, बाकी के आर्टिकल्स नहीं पकड़ रहा हूं। जिस संविधान के वजह से हमको एजुकेशन मिल रहा है, जिस संविधान के वजह से हमें पैसे मिल रहे हैं, क्या वो 2 आर्टिकल आज सुरक्षित है? नहीं है। वही सवाल जो बाबा साहब ने 1941 में पूछा था कि अंग्रेजों के वजह से हमें शिक्षा का अधिकार मिला, अंग्रेजों के वजह से हमें नौकरी का अधिकार मिला, तो उस शिक्षा का इस्तेमाल, उस नौकरी का इस्तेमाल हमने अपने समाज के लिए क्यों नहीं किया? वही सवाल आज भी बाबा साहब हमें पूछ रहे हैं कि 72 इयर्स के संविधान के वजह से तुमको पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिल गया है, तुमको पगार, सैलरी का अधिकार मिला है, तो इस पगार का इस्तेमाल, इस एजुकेशन का इस्तेमाल तुमने अपने समाज के लिए क्यों नहीं किया? क्या संविधान खत्म होने की वेट कर रहे हो? संविधान खत्म होने की वेट कर रहे हो? बाबा साहब ने तुम्हें एजुकेशन अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए नहीं मिलवा कर दिया है।
स्कूल में बाबा साहब ने इसलिए तुमको एंट्री नहीं दी कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं शादी करके अपने बीवी बच्चों को पालूं, इसलिए बाबा साहब स्कूल के बाहर बैठकर तुमको स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं देकर गए। उस एजुकेशन का इस्तेमाल तुम्हारे समाज के लिए हो, इसलिए बाबा साहब स्कूल के बाहर बैठकर आपको स्कूल के अंदर बिठवाने का इंतजाम करके गए हैं, ताकि उस एजुकेशन को लेकर हम अपने समाज को जागरूक करें। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन बाबा साहब ने किया और उसका ब्रीद वाक्य दिया, टू एजुकेट। हमारा काम क्या है? टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गनाइज। मराठीत याचं भाषांतर काय होतं जरा सांगा, माझी मराठी जरा कच्ची आहे। पीछे से रिप्लाई आ गया। शिका संगठित व्हा, संघर्ष करा। शिका, संघर्ष करा, संगठित व्हा। बराबर है? कोई गलती नहीं कर रहा, कभी नहीं कहा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने जीवन में ये कभी नहीं कहा कि शिका, संगठित व संघर्ष करा, कदीच नहीं बोले। आज भी आपके मोबाइल में गूगल ट्रांसलेशन डालो, टू एजुकेट, नहीं शिक्षित, वहां पर नहीं सांगितलं। व्हाट डू यू मीन बाय टू एजुकेट? टू एजुकेट का मतलब है शिक्षित व्हा नाही, शिक्षित करा। जो अनपढ अडाणी समाज गावाकुसा बाहेर राहतो, जो शाळेत जाऊ शकत नाही, कॉलेजला जाऊ शकत नाही, आमचं कर्तव्य आहे त्यांच्यापर्यंत जाणं आणि त्यांना शिक्षित करणं। आम्ही काय करतो? शिक्षित व्हा। बाबासाहेब म्हणाले शिक्षित व्हा। मी 10वी केली, 12वी केली, ग्रॅज्युएशन केलं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं, आयएस झालो, आयपीएस झालो, डॉक्टर झालो, इंजिनियर झालो, लग्न केलं, मुलं बाळ काढली आणि बस माझ्या शिक्षणाचा उपयोग त्या दोघांपुरताच केला। यासाठी बाबासाहेबांनी शिक्षणाचे दरवाजे आमच्यासाठी खुले केले। बाबासाहेब म्हणाले 10वी पास व्हा, 12वी पास व्हा, ग्रॅज्युएशन करा, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करा, डॉक्टर व्हा, इंजिनियर व्हा आणि आठवड्यात एक दिवस त्या लोकांपर्यंत जा आणि त्यांना शिक्षित करा, त्यांना त्या मार्गावर घेऊन या। मी बाबासाहेबांचा एक किस्सा सांगतो। बाबा साहब का एक किस्सा बताना चाहता हूं। क्यों बाबा साहब हमें शिक्षित करने के लिए कह के गए? क्या होगा इससे? लॉ मिनिस्टर या लेबर मिनिस्टर जब बाबा साहब थे, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन भी बाबा साहब की वजह से है इस देश में, एमपीएससी, यूपीएससी जिसको आप बोलते हो। इसी परीक्षा को एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा पास कर गया। और जब बाबा साहब को पता चला कि हमारा एक बच्चा पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम पास हो चुका है, अब वो कलेक्टर बनेगा, तो बाबा साहब को दिल में खुशी हुई कि चलो हमारा एक बच्चा आईएएस बन गया। तो बाबा साहब ने एज अ लॉ मिनिस्टर उसको न्योता भेजा कि एक बार आके मेरी मुलाकात करो। अब उस बच्चे को इतना बाबा साहब के बारे में पता नहीं था, तो उसको लगा लॉ मिनिस्टर अगर मुझे बुला रहा है तो शायद उनके काम के लिए, उनके पार्टी के लिए, उनके संगठन के लिए शायद मुझसे कुछ फंड उनको चाहिए होगा। होता है ना, नया नया कलेक्टर बना तो कोई ना कोई तो कुछ तो पैकेट मांगता है। तो उसको लगा कि बाबा साहब उनसे कोई पैकेट मांगने के लिए बुला रहे। तो ये लड़का उस इंटेंशन से बाबा साहब को मिलने गया। बाबा साहब दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगलों पर अपनी कुर्सी पर पेपर पढ़ रहे थे, उतने में वो बच्चा आया। बाबा साहब ने पेपर हटाया, बाबा साहब को पता चल गया कि यही वो बच्चा है। बाबा साहब ने कहा कि तुम अभी आईएएस बने हो? उसने कहा तुम्हें अभी लाल बत्ती की गाड़ी भी मिलेगी। मैं कहा लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी। तुम एक काम किया करो, संडे के दिन महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, जब भी तुम्हें समय मिले, अपने उस लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जिस गली में तुम रहा करते थे वहां पर उस गाड़ी में बैठकर एक चक्कर लगाकर आया कर। लड़के ने कहा ठीक है।
और फिर बाबा साहब अपना पेपर पढ़ने के लिए बिजी हो गए। पेपर पढ़ने के बाद 20-25 मिनट के बाद जब बाबा साहब ने पेपर रखा, बाबा साहब ने देखा वो लड़का वैसे ही खड़ा है। बाबा साहब ने कहा क्या है, क्यों खड़े? लड़के ने कहा कि बाबा साहब आपने मुझे बुलाया था ना, शायद आपको कुछ, बाबा साहब को पता चल गया कि इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाबा साहब ने उस बच्चे को पूछा कि तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि तुम अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बस्ती में जाकर एक चक्कर लगाकर आया करो, ऐसा क्यों कहा, पता है आपको? बच्चे ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा मुझे क्यों कहा। बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन तुम अपने लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर अपने बस्ती में जाओगे, अपनी गली में जाओगे, और जैसे ही तुम्हारी गाड़ी उस बस्ती में एंटर करेगी, प्रवेश करेगी, कुछ औरतें वहां पर कपड़े धो रही होगी। बस्ती की औरतें कपड़े धोते धोते तुम्हें देखेगी, सोचेगी ये कल तक तो हमारे गली में खेला करता था, आज लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ गया। तुम्हारी गाड़ी जैसे ही आगे जाएगी, कुछ औरतें बर्तन मांज रही होंगी, झाड़ू लगाती होंगी, कुछ ना कुछ काम करती होंगी। वो काम करते करते तुम्हें देखेगी, और वो काम करने वाली हर स्त्री झाड़ू लगाते लगाते, बर्तन मांजते मांजते, कपड़े धोते धोते यही सोचेगी कि कल तक ये जो बच्चा हमारे बस्ती में यहां पर खेला करता था, अगर ये कलेक्टर बन सकता है तो मेरा बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है। ये आशा और विश्वास उसके दिल में पैदा हो। अब मुझे बताओ, हमारे बच्चे बस्तियों में से निकलकर आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, लेकिन क्या वो लाल बत्ती की गाड़ी फिर से हमारे बस्ती में आ रही है? हमारे लोग फिर से अपने उस समाज में नहीं जाना चाहते जहां से वो आए, और बाबा साहब हमें कह रहे हैं कि वहां जाना है, वहां पर जाना है। बाबा साहब अंबेडकर जी के वजह से आज हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिला है। हम लोग अपने आप को, कई सारे लोग अभी यहां कह रहे थे आईएएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर, आप लोगों में भी कई सारे बैठे होंगे, किनके तो हम लोगों ने सत्कार भी यहां पर किया। हम अपने आप को अब नए नाम देना शुरू हो गए, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एडवोकेट। क्या नाम देकर गए पता है बाबा साहब? 18 मार्च 1956 आगरा की धरती पर बाबा साहब अंबेडकर हमें कहकर गए कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। जिन्हें आज हम लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कह रहे हैं, बाबा साहब कहते धोखेबाज है। मेरे आंदोलन की वजह से पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिला, मेरे आंदोलन की वजह से नौकरी करने का अधिकार मिला, और आज जब मेरा आंदोलन चलाने की बारी आ रही है तो घर में जाकर बैठ गए हैं। धोखेबाज है, धोखेबाज। बाबा साहब के साथ उस समय बैरिस्टर हुआ करते थे, डॉक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन फिर भी बाबा साहब क्या कहते हैं? मी लांब लांब पर्यंत नजर टाकून बघतो तर माझी चळवळ चालवणारा एकही युवक मला दिसत नाही। काय खंत असेल शेवटी जाताना, काय काय दुःख होतं माहित आहे? बाबासाहेब नानकचंद रत्तूला म्हणतात, रत्तू एवढ्या मोठ्या तंबूचा, हा सगळा तंबू मी इथं एवढा मोठा उभा केलाय, या सगळ्या तंबूचा मी एकटाच खांब आहे रे, मला झोप येत नाही हा विचार करून की उद्या हा खांब पडला तर माझ्या समाजाचं काय होईल। आपल्या मुलासाठी रडत नव्हते, पुतण्यासाठी रडत नव्हते, सविता माईंसाठी रडत नव्हते, कुणासाठी रडत होते? तुमचं काय होईल? 5 डिसेंबर 1956 रात्री 2 वाजेपर्यंत काय करत बसले होते बाबासाहेब? काय करत होते सांगा? माहितीये कुणाला? रात के 5 दिसंबर 1956 के रात के 2 बजे तक बाबा साहब अपने परिवार के लिए विल नहीं तैयार कर रहे थे कि मेरे बेटे को इतनी जमीन, मेरे नेफ्यू को इतनी जमीन, दोनों के अलावा कोई था नहीं उनके पास।
परिवार इतना ही था। बाबा साहब अपने प्रॉपर्टी की विल तैयार नहीं कर रहे थे। मेरे जाने के बाद मेरा समाज बुद्ध के धम्म को सही से पालन करे, इसलिए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ पूरा कर रहे थे। तुम्हारे लिए ग्रंथ पूरा करके जा रहे थे कि मेरे जाने के बाद मेरे लोगों ने धम्म का पालन सही से करना चाहिए, सही से करना चाहिए, इसलिए ग्रंथ तैयार कर रहे थे। मैडम ने कहा कि हम लोग 3 महीने पढ़ते हैं। वर्षावास, जिस बाबा साहब ने जिस धर्म से हमें बाहर निकाला, हमने बुद्ध के धम्म को नहीं स्वीकारा, बुद्ध के धम्म को ही धर्म बना दिया। धर्म के खिलाफ है बाबा साहब। जिस धर्म के खिलाफ है बाबा साहब, उसी धम्म को हमने धर्म बना दिया। काय करतो माहित आहे? बुद्ध आणि धम्म असा पोती म्हणून उघडतो आणि मग 3 महिने वर्षावास म्हणून एक पान रटतो। अरे तो काय पवित्र ग्रंथ आहे? कुराण आहे? बायबल आहे? काय आहे? तो रोज वाचला पाहिजे। आम्ही पाऊस पडायची वाट बघतो, वर्षावास सुरू होईल मग आम्ही धम्मग्रंथ काढू, मग तो बाहेर काढू आणि 3 महिने पोपटासारखं वाचू। काय वाचलं माहिती नाही। त्याच बुद्ध आणि धम्मामध्ये पार्ट 4 आहे, रिलिजन अँड धम्म, धर्म आणि धम्म। आम्ही ते वाचतोय आणि पुढे जातो। बाबासाहेब सांगतायत की हा बुद्धाचा धम्म धर्म नाही। धर्मात देव आहे, धर्मात आत्मा आहे, धर्मात पूजा आहे, धर्मात कर्मकांड आहे। बुद्धाच्या धम्मात हे काही नाही। हे वाचूनही आम्ही बुद्धाच्या धम्माला धर्म करून टाकलं। अशा पद्धतीने बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट भी हम लोग खड़ी नहीं कर पा रहे। ना बुद्धिस्ट मूवमेंट खड़ी कर पा रहे, ना बाबा साहब की पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी कर पा रहे, ना बाबा साहब की इकोनॉमिक्स मूवमेंट खड़ी कर पा रहे, ना एजुकेशन मूवमेंट खड़ी कर पा रहे। 72 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हे कोणत्या तरी कॉलेजचं ऑडिटोरियम आहे ना? है ना? कॉलेजच ऑडिटोरियम आहे, डीएवी कॉलेज। 72 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधानाचा 72 वर्ष उपभोग घेऊन, या संविधानातून 72 वर्ष सॅलरी घेऊन, या संविधानातून 72 वर्ष शिक्षण घेऊन आम्हाला आमचे कार्यक्रम कुणा परक्याच्या शाळेच्या ऑडिटोरियम मध्ये घ्यावे लागतात। कुणासाठी घेतलंय एज्युकेशन? कधी आरएसएसच्या शाखेमध्ये काय शिकवलं जातं कुणाला तरी माहित आहे का? माहिती कुणाला तरी की आरएसएसच्या शाखेमध्ये काय शिकवलं जातं? कुणालाही माहिती नाही। आणि आम्ही काय प्लॅनिंग करतोय, काय विचार करतोय, रस्त्यावर माईक लावून सांगत बसतो का? 72 वर्षात पूर्ण भारतामध्ये आम्ही स्वतःचे कार्यक्रम एकदम बंदिस्त घेऊ असं एकही ठिकाण आमच्याकडे नाही। कुठे गेला पगार? कुठं गेलं शिक्षण? आमच्या पगारावर कुणाचा अधिकार आहे? हायकोर्टाच्या जज पदाची ऑफर आली बाबासाहेबांना। जज के पोस्ट की ऑफर बाबा साहब को आई कि बाबा साहब आप जज बनिए। 18व्या खंडात पार्ट 3 मध्ये बाबासाहेबांचं यशावर संपूर्ण माहिती है। बाबा साहब लिखते हैं कि अगर मैं इस जज के पोस्ट को कबूल करूं, एक्सेप्ट करूं, तो मुझे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक उस कोर्ट के एक रूम में बैठकर लोगों के झगड़े छुड़वाने पड़ेंगे और लोगों को न्याय देना पड़ेगा। अगर आज मैं ये नौकरी एक्सेप्ट कर लेता हूं तो मेरे समाज को कौन न्याय देगा? माझ्या समाजाला कौन न्याय देईल? इस समाज को न्याय देने का मौका मिले, इसलिए बाबा साहब ने जज पद के कुर्सी को भी ठुकरा दिया। वो एक नौकरी बाबा साहब ने ठुकराई, ऐसे तो कई सारे नौकरियां ठुकराई।
लेकिन वो एक नौकरी ठुकराने की वजह से हमारे लिए लाखों नौकरियां खुली हो गई। ये केवल बाबा साहब के नौकरी ठुकराने की वजह से हमें नौकरियां मिल रही। तुम्हारे सैलरी पर तुम्हारे माँ पिता पति पत्नी इसका अधिकार पहले नहीं है, पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अधिकार है। उन्होंने तुम्हारे लिए नौकरी के दरवाजे खोले, एजुकेशन के दरवाजे खोले, और इसी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने मेरी खुद की क्वालिफिकेशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, एडवांस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्टिंक्शन में 83% में पास हूं, पीएचडी इन फाइनेंस। इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर मैं इस पढ़ाई का इस्तेमाल सिर्फ मेरी बेटी और मेरी बीवी के लिए करता हूं तो मैं धोखेबाज हूं, मैं धोखेबाज हूं। और क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूं, बैलेंस शीट्स होती है हमारे इसमें, एसेट साइड लायबिलिटी साइड, और इसलिए मैंने अपने जीवन की बैलेंस शीट जब मेरी बनेगी, जब मेरा जीवन काल खत्म होने आया होगा और मेरे जीवन की जब बैलेंस शीट बनेगी, तब मैं अपने आप को धोखेबाज के साइड में अपना नाम दर्ज नहीं करवाना चाहता। इसलिए मैं आप लोगों के सामने, मेरे दोस्तों ने 2010 में मैं शायद एमबीए हुआ, अभी मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। जब मेरे दोस्तों ने ये कहा कि इतनी परसेंटेज लेकर आप पास हुए हो, इतनी अच्छी, उस समय 2010 में जापानीज बैंक में मुझे एक 8 लाख रुपए का सालाना 11 मंथ का पैकेज होता है, 11 मंथ्स का 8 लाख का उस समय का, 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड, ये मुझे ऑफर हुआ। उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए तैयारी शुरू की। मतलब मेरे पिता का एक ही रिक्वेस्ट थी कि इतनी पढ़ाई की है, आगे की जो पीएचडी की थीसिस है वो कोई भी टॉपिक बाबा साहब के ऊपर चुन लो और उसके ऊपर पढ़ाई। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, इकोनॉमिक्स में बाबा साहब की जो इकोनॉमिकल थॉट्स है उसके ऊपर पीएचडी किया जाए। अब बाबा साहब के इकोनॉमिकल थॉट्स को पढ़ने के लिए बाबा साहब को तो पढ़ना पड़ेगा। चांगदेव खैरमोडेंची पुस्तकं वाचली, धनंजय कीर वाचले, और फिर बारी आई डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, annihilation of caste, what Congress and Gandhi have done to the untouchables, the Buddha and his Dhamma, Buddha and Karl Marx, who were Mahas, waiting for visa। ये सारी जब बाबा साहब की थीसिस, एसेस, बुक्स, किताबें जब ये पढ़ी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और जब बाबा साहब हमारे लिए क्या कहकर गए हैं, किस तरह का जीवन बाबा साहब को मिला, किस तरह बाबा साहब के बच्चे मरे हैं, ये सारा इतिहास जानने के बाद मैंने कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैंने ये तय किया कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। और इसी किताब को, इन्हीं बाबा साहब की किताबों को पढ़ के मैं और एक पर्सनल चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरा जो नाम है राजरत्न, महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच लोकांना माहित आहे की हे बाबासाहेबांच्या सगळ्यात लाडक्या मुलाचं नाव आहे। राजरत्न हा बाबासाहेबांचा सगळ्यात लाडका मुलगा होता। 2.5 वर्षाचं आयुष्य त्याला लागलं। जुलै 1926 ला त्याचं निर्वाण झालं, त्याचं निधन झालं। हा राजरत्न कोण, माझं नाव राजरत्न का, ह्याबद्दल मला तीळ मात्र ही माहिती नव्हती। बल्कि मैं अपने पिता से हमेशा लड़ाई करता था, किती जुनं पुरानं नाव ठेवलंय माझं राजरत्न। कोणी राजरत्न बोलत नाही, काही नाही, कोणी रतन म्हणतं, कोणी राज म्हणतं, कोणी काही म्हणतं, कसलं जुनं पुरानं नाव ठेवलं माझं। अख्खं आयुष्य मी माझ्या वडिलांशी म्हणजे कॉलेज लाईफ पर्यंत भांडायचो। आणि वडील म्हणायचं, अरे तुझं नाव बाबासाहेबांच्या सगळ्यात लाडक्या मुलावर आहे आणि म्हणून तुझं त्याच्या आठवणीवर तुझं नाव ठेव। हा राजरत्न मला सापडला चांगदेव खैरमोडेंच्या दुसऱ्या खंडामध्ये, एक 1.5 पानांचं वर्णन आहे याचं।
1.5 पानांमध्ये बाबासाहेबांचं याच्याबद्दल लिहिणं आहे. क्या लिखते हैं पता है बाबा साहब लिखते हैं कि जब ये 2.5 साल का हुआ, अब यहाँ पर लेडीज बैठी हुई है, माताएं बैठी है, 2.5 साल का बच्चा आपको पता है वो चलने लगता है, भागने लगता है, खेलने लगता है. बाबा साहब कहते हैं कि जब ये 2.5 साल का हुआ तब मैं इसे खेला करता था, इससे बातें करता था. और बातें करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि देख तू मेरा शेर है, तू एक लड़ाकू घर में पैदा हुआ है, तुझे बड़ा होने के बाद बहुत बड़े काम करने हैं, मेरा अधूरा रहा हुआ काम तुझे पूरा करना है. ये बाबा साहब उस 2.5 साल के बच्चे से बात करते थे. ये लिखा है बाबा साहब. और इसी बच्चे को जब ये 2.5 साल का हुआ तब इसे हो गया डबल निमोनिया. इसे डबल निमोनिया हो गया. बाबा साहब लिखते हैं कि उस समय हमारी आर्थिक हालत थोड़ी अच्छी होने लग गई थी, हमारे पास कुछ पैसे बचने लग गए थे. माता रमाई की भी तबीयत थोड़ी ठीक रहने लग गई थी. ऐसे में हमारा बच्चा बीमार पड़ गया. ये बच्चा बीमार होने के बाद बाबा साहब कहते कि कोई गवर्नेंस उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई डॉक्टर उसको चेक करने को तैयार नहीं. डबल निमोनिया होने के बावजूद वो बच्चा घर में तप रहा था, बुखार से लड़ रहा था. पैसे होने के बावजूद उस बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा. बाबासाहेबांची किती मुलं मेली? 4. बरोबर बोलतोय मी? मेली हा शब्द चुकीचा आहे. ती मेली नाही, त्यांची हत्या झाली. 4 मुलांची हत्या झाली. सांगा, एखाद्या डॉक्टराने एखादी पॅरासिटामॉल जर त्या मुलाला दिली असती तो मुलगा वाचला नसता का? एवढं असूनही एका डॉक्टराने, एका नर्सने, एका गव्हर्नर्सने कधी त्या मुलांना हातही लावला नाही, कधी हातही लावला नाही. म्हणून मी नेहमी हे मानतो की ही मुलं नॅचरली नाही मेलेत, नॅचरल डेथ नाही आहे, यांची हत्या आहे. आणि कुणी केली हत्या? त्या काळातल्या ब्राह्मणी व्यवस्थेने ही बाबासाहेबांच्या 4 मुलांची हत्या या ब्राह्मणी व्यवस्थेने केली. हाही मुलगा राजरत्न आजारी असताना कुणी साधं त्याला हात लावला नाही. घरामध्ये तापाने फणफणत पडला होता, पण एकाही डॉक्टराने त्याला हात लावला नाही. किती दिवस बसून राहावं त्या मुलाकडे, म्हणून बाबासाहेब शेवटी त्यांच्या हायकोर्टाच्या कामाला जायला सुरुवात केली. ऐसी एक दिन बाबा साहब जब हाईकोर्ट में गए, माता रमाई ने देखा कि बच्चे का बुखार बढ़ते जा रहा है. माता रमाई ने बाबा साहब अंबेडकर जी के एक वॉलंटियर, एक कार्यकर्ता को कहा कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो उन्हें तुरंत घर लेकर आ. ये कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर जी को संदेशा देने के लिए हाईकोर्ट में पहुंचा और बाबा साहब को कहा कि माता रमाई ने तुरंत घर बुलाया है. बाबा साहब को पता चल चुका था कि मैं तपता हुआ बच्चा घर पे अकेले छोड़ के आया हूं, जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा. बाबा साहब अपना सारा काम छोड़ के बाबा साहब ने तांगा किया और बाबा साहब जिस चाली में रहा करते थे उस चाली के सामने आकर ये तांगा रुका. बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने उस 10 बाय 10 के कमरे में गए, उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर उसको प्यार करने लग गए, सहलाने लग गए. सहलाते सहलाते बाबा साहब को पता चल गया कि बच्चा तो कब का मर गया है, बच्चा तो कब का मर चुका है. उस समय बाबा साहब फूट फूट कर रहे, छोटे बच्चे जैसे. ये सारा चांगदेव खैरमोड़ींच्या खंड 2 मध्ये लिहिलेलं. बाबा साहब जमीन पर लेटकर सर पटक पटक कर रो रहे थे. सभी कार्यकर्ता बाबा साहब को शांत करने में लगे हुए थे कि बाबा साहब अब ये क्या कर रहे हैं. बाबा साहब का बचपन का दोस्त मालू आगे आया और मालू ने बाबा साहब से कहा कि साहेबा तूच असं केलंस तर सगळ्यांनी कुणाकडे बघावं. मालू ने बाबा साहब को शांत किया और मालू ने कहा कि रीति रिवाजाप्रमाणे पिता के पैसे से बच्चे के शरीर पर कपड़े लाए जाते हैं. लास्ट कपड़ा पिता के पैसे से लाए जाते हैं, वो पैसे.
जब बाबा साहब ने देखा कि उनके पास अभी कोई पैसे नहीं है, बाबा साहब को अपनी परिस्थिति पर पछतावा हुआ और फिर बाबा साहब जो शांत हुए थे फिर से फूट फूट कर रोने लगे। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई ने देखा ये बाबा साहब रो रहे हैं, इसकी वजह कुछ और है। माता रमाई ने ये पता, उनको लग गया कि बाबा साहब के जेब में बच्चे के शरीर पर डालने के लिए, कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस बच्चे को कफन के तौर पर आखिरी कपड़ा उस बच्चे को पहनाया और इस बच्चे को अंतविधि, ये दोनों पति पत्नी माता रमाई बाबा साहब इस बच्चे का अंतविधि करके आए। ये बात जब मैंने पढ़ी तब मुझे मेरे नाम का इतिहास पता चला। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास बना नहीं सकती। जब मुझे अपने नाम का इतिहास पता चला, जिस नौकरी के 3 कॉल लेटर्स मुझे आ रहे थे कि प्लीज ज्वाइन, मैंने कहा अब नहीं करूंगा। जिस राजरत्न की बलि इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने चढ़ाई, उसी राजरत्न के याद पर मेरे पिता ने मेरा नाम राजरत्न रखा है। और जिस राजरत्न से बाबा साहब ये अपेक्षा करते थे कि बड़ा होने के बाद तुझे मेरा काम पूरा करना है, मेरे विचार पूरे करने हैं, मेरा अधूरा रहा हुआ काम तुझे पूरा करना है, ये आशा और विश्वास जो बाबा साहब उस राजरत्न में दिखाते थे, वो विश्वास, वो आशा मैं अपने जीवन में पूरी करूंगा। ये विश्वास लेकर मैं इस मूवमेंट में उतरा। और जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नौकरी, इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तब मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत कोसा। हमारे साथ तूने पढ़ाई की, हमारे से अच्छे मार्क्स तुझे मिले हैं, हमारे से अच्छी नौकरी मिली है, और अब कहां ये गली गली में घूम रहा है, कहां निकल जा रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं अभी यही काम करने वाला। तो उन्हें कहा कि अगर यही काम करना था तो पढ़ाई क्यों की, इतने अच्छे मार्क्स क्यों लाए, और अगर यही काम करना है तो तेरी पढ़ाई तो बेस्ट है। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाने दूंगा। अगर मैं कोई नौकरी एक्सेप्ट कर लेता हूं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मुझे उस कंपनी में बैठकर, और उस समय मेरी पहली जॉब बैंक की थी, उस बैंक को खड़ा करने का काम, उस बैंक का व्यवस्थापन करने का काम, उस बैंक को मैनेज करने का काम मेरा होता। मैंने कहा मैं अपनी अगर नौकरी करता तो उस बैंक की मैनेजमेंट करता, लेकिन अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी पढ़ाई को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। मैं मेरी पढ़ाई का इस्तेमाल मेरे समाज के मैनेजमेंट के लिए करूंगा, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए करूंगा, उसे खड़ा करने के लिए करूंगा। और आज जिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी का आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी का ट्रॉफी आपने दी है, उस प्रॉब्लम ऑफ रूपी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। जिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे बैंकिंग सिस्टम का निर्माण हुआ। आज इस देश में बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम किसकी देन है? बाबा साहब की देन। बताइए पूरे बैंकिंग सेक्टर में हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है? जिस बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग के विचार बाबा साहब ने दिए हैं, उन विचारों में हमारी बैंक कितनी है? बताइए, 100 साल मना रहे हैं हम लोग। 100 साल में अगर एवरी 10 इयर्स में एक बैंक अगर हम निर्माण करते तो 10 बैंक हमारी होती। कितनी है? 0। जिस बैंकिंग को बाबा साहब ने दिया है इंडिया में, सारस्वत बैंक का नाम सुना? आपके यहां पर भी होगी। विकिपीडिया खोलो कभी उसका, सारस्वत बैंक डालो गूगल पे, उसका विकिपीडिया खुलेगा। 58 कंट्रीज में यह बैंक ऑपरेट करती है। 58 9 करेंसीज में डील करती है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बड़ा टर्नओवर एसबीआय का है, सॉरी सारस्वत बैंक का है. सारस्वत कोण असतात? मुसलमान, ख्रिश्चन, सिख, पारसी, बौद्ध कोण असतात? बाबा साहब के बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग थॉट को, बैंकिंग बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रुपीवर ब्राह्मण काम करता है, ते काम करता है. कैथोलिक बैंक, पारसिक बैंक सबकी आहे. पारस्यांची बँक आहे, कॅथलिकांची बँक आहे, मुसलमानांची बँक आहे, सिखांची बँक आहे. कुणाची नाहीये? ज्यांनी दिली त्यांची नाहीये. कोई भी बाप यही सोचेगा कि मेरा किया हुआ, मेरी मेहनत मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए कि नहीं. 3 वर्ष लावलीत बाबासाहेबांनी त्यांचा प्रॉब्लेम ऑफ रुपी पूर्ण करण्यासाठी. 18 तास लावलेत, पण तो थिसिस आम्ही उघडून पण वाचत नाही. सगळ्या रिलीजनच्या लोकांनी त्याच्यावर काम केलंय. सभी लोग उस पे काम कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कर रहे. आमची मागणी काय? पुतळा पाहिजे, रस्ते मिळालं बदल, बाकी काही नको. आम्हाला बँक नको, आम्हाला शाळा नको. 1946 मध्ये पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून सिद्धार्थ कॉलेज उभं केलं, आनंद भवन उभं केलं, बुद्ध भवन उभं केलं, मिलिंद कॉलेज उभी केली, अनेक जमिनी घेऊन ठेवल्या. याच्यात भर टाकली का आपण? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जो अपेक्षा बाबा साहब ने उस समय महार बटालियन शुरू होने के बाद की थी कि उन पैसों का, उस एजुकेशन का इस्तेमाल हम अपनी व्यवस्था खड़ी करने के लिए क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों अंग्रेजों को महार बटालियन बंद करने तक हम क्यों बैठे रहे? ये बात मैं आज इसलिए आपको कह रहा हूं कि आज वही काम संविधान हमारे लिए कर रहा है. तो क्या हम संविधान खत्म होने तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? हमें अपने एजुकेशन का इस्तेमाल, हमें अपने नौकरियों का इस्तेमाल, हमें अपने सैलरी का इस्तेमाल अपनी खुद की सिस्टम्स खड़ी करने पे लगाना होगा. और यही काम मैं कर रहा हूं. मैं एक्सपर्ट हूं बैंकिंग सेक्टर में, इकोनॉमिकल थॉट्स में. और इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, इस साल जब हम 100 एनिवर्सरी मना रहे प्रॉब्लम ऑफ रुपी की, मैंने कोई प्रोग्राम नाही रखा. आमच्या लोकांनी प्रोग्राम काय ठेवले माहित आहे? एका खुर्चीवर प्रॉब्लेम ऑफ रुपी नावाचा ग्रंथ ठेवला आणि त्याला हार चढवला. संविधान दिनानिमित्त पण तुम्ही बघाल खुर्चीवर संविधान ठेवतात आणि मग त्याला हार चढवतात, त्याला फुलं वाहतात, है ना? अरे वो हार चढ़ाने के लिए नहीं है, वो खोल के पढ़ने के लिए है. उसे खोलो, पढ़ो. बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हा लाल कपड्यामध्ये बांधून त्याच्यावर फुलं ठेवण्यासाठी नाही लिहिला बाबासाहेबांनी. तो उघडा आणि वाचा आणि त्याच्यावर अंमल करा, त्यासाठी लिहिलाय बाबासाहेबांनी. बुद्ध and his Dhamma is not a religious book. It is a social book. सामाजिक क्रांती करणारा ग्रंथ बुद्ध आणि त्यांचा धम्म आहे. धार्मिक कर्मकांड करणारा नाही, सामाजिक क्रांती करणारा. आम्ही त्याला धार्मिक 3 महिने पावसाची वाट बघतो आणि पोपटासारखं त्याचं पठण करतो, पठण. और इसलिए हमने आज बाबा साहब के इकोनॉमिकल थॉट के ऊपर काम करना शुरू किया. इस साल 100th एनिवर्सरी कर रहे हैं और इसलिए हमने कहा कि सिर्फ एनिवर्सरी करके नहीं चलेगा. जिन बाबा साहब ने इस देश को बैंकिंग सेक्टर दिया, उस बैंक का निर्माण हमको करना होगा. यहाँ पर दिनेश, वैभव मेरे साथी बैठे हुए हैं और हमने लोगों में जा जाकर इसका प्रचार किया, प्रसार किया. हमें अपनी बैंकिंग सेक्टर क्यों निर्माण करनी चाहिए, इसका महत्व लोगों को बताया. 2 साल मैंने गांव-गांव में जाके इसका प्रचार किया और आज हम लोगों ने यहां पर खुद की बैंक का हम लोगों को एनओसी प्राप्त हुआ और नाम भी हम लोगों को प्राप्त हुआ. डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण हम लोगों ने इन 2-2.5 सालों में किया. लॉकडाउन खुलने के बाद
लॉकडाउन में भी कर रहे थे. काय कंडिशन आहे? कंडिशन काय माहितीये बँक निर्माण करायची? 4,000 लोकांनी कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये एकत्रित यायचं आणि 2,500 रुपयाचा शेअर काढून स्वतःचे 2,500 रुपये बाजूला ठेवायचे. त्या जिल्हा प्रांताला ते दाखवायचं की आमच्या जिल्ह्यामध्ये 4,000 लोकांची मागणी आहे की आम्हाला आमची बँक तयार करायची आहे. जिल्हा प्रांत दिल्लीला कळवतो आणि दिल्ली आपल्याला मान्यता देते. एवढा साधा सोपा नियम आहे. जिल्ह्यात 4,000 लोक तयार होणार नाही. 2,500 रुपये अख्ख्या आयुष्याचे, महिन्याचे नाही, वर्षाचे नाही, 10 वर्षाचे नाही. याने काय होईल की आम्हाला स्वतःच्या हक्काची बँकेचा प्लॅटफॉर्म मिळेल. व्हॉट यू मीन बाय प्लॅटफॉर्म? जसं आज मी माझे हे विचार, तुम्ही मला हा मंच दिला म्हणून मी तुम्हाला माझे विचार सांगू शकलो, तसं तुमचा पैसा ठेवायला कोणता तरी मंच आहे का? एकही मंच नाही. तुम्ही नोकऱ्या करताय, तुम्ही महार बटालियन मध्ये आहात, महार रेजिमेंट मध्ये आहात, पगार मिळतोय, शेती करताय, स्टुडंट्स त्यांचा पैसा आहे, पण हा ठेवतो कुठे? कुठे ठेवतो? कोणती बँक? आणि ज्या बँकेत ठेवतो, काय त्या बँकेचा डायरेक्टर तुमचा आहे? नाही. आम्हाला सगळ्यांचे पैसे मॅक्झिमम या देशाची एक युनियन बँक आहे, सेंट्रलाइज बँक आहे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया. सगळ्यांनी नाव ऐकलेलं आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये मॅक्झिमम लोक पैसे ठेवतात. अडाणी नावाच्या गृहस्थाचं नाव ऐकलेलं आहे आपण. काय अडाणी सारखा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत उद्योजक काय आपले पैसे स्टेट बँक ऑफ इंडिया सारख्या सरकारी बँकेत ठेवत असेल का? जो माणूस स्वतः खाजगीकरणासाठी प्रयत्न करतोय, क्या अडानी अपने पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखता होगा? उसके पैसे कहां है पता है? बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, स्विस बैंक. उसके सारे पैसे देश के बाहर है. और लोन कहां से ले रहा है? एसबीआय सिर्फ लोन ले नहीं रहा. मागच्या 3 महिन्यापूर्वी, यू कॅन गुगल इट, 72,000 करोड लोन माफ केलं एसबीआय. त्यापूर्वी 14,000 करोड, त्यापूर्वी पुन्हा 20-22,000 करोड. नाही म्हणता म्हणता जवळपास 2 ते 2.5 लाख करोड रुपये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अडाणीचे, त्यांचा जो मित्र या देशावर प्रधानमंत्री म्हणून नियुक्त केलेला आहे, त्याने माफ करायला लावलं. विचार करा, जो माणूस, जो आदमी इस देश के एसबीआई में 1 रुपया नहीं रखता, उसको एसबीआई इतना बड़ा लोन माफ कर रही है, तो सोचो एक्चुअल लोन की अमाउंट क्या है. एक्चुअल लोन की अमाउंट क्या है? और जिसने 1 भी रुपया एसबीआई में नहीं रखा, उसको एसबीआई इतना पैसा दे किससे रही है? किसके पैसों से दे रही है? हमारे. आप लोग जो पैसा रख रहे हो, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक तो मेरे ख्याल से बंदी हो गई. ये सारे बैंकों में हम अपने मेहनत का पैसा रखते हैं, क्योंकि हमने 70 सालों में अपना पैसा रखने वाला प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया, इसलिए हमको मजबूरी में इनके बैंकों में पैसे रखने पड़ रहे हैं. और ये पैसे वो ब्राह्मणी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए दे देते हैं. गलती किसकी है इसमें? 70 साल में हमने क्यों नहीं किया है? 70 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के कानून का इस्तेमाल करते हुए हमने अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया पूरे भारत में. और पूरे भारत में ही नहीं, अप्रैल महीने में मैं कनाडा में था, जून जुलाई में मैं पूरे यूरोप में था, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में था, उससे पहले यूएस में था. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैंने पूरे वर्ल्ड में इस बैंकिंग सेक्टर का प्रचार प्रसार किया. और आने वाले 5 सालों में मैं सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड के पौधों की, या एससीज की, या शेड्यूल कास्ट के, या बाबा साहब को फॉलो करने वाले की
पहली बैंक तैयार करने जा रहा हूं जहां पर हम अपना मेहनत का पैसा अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे, अपने खुद के बैंक में रखें और ये पैसा अडानी जैसे उद्योजकों को नहीं, हमारे बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए और बिजनेस के लिए दिया जाएगा। इसलिए हमें आने वाले समय में अपनी खुद की एजुकेशन सिस्टम्स, बैंकिंग सिस्टम्स, सेमिनरीज, इसका निर्माण हमें खुद करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भरोसे पर कब बैठोगे? अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये नाम सुनाई दे रहा है क्या पिछले 4-5 सालों में? भारत सरकार के अलावा अब क्या नया सरकार का नाम आता है? नहीं, जो प्रचार में आता है टीवीज पे, मोदी सरकार, यानी भारत सरकार डिलीट। भारत सरकार नाम का प्रचार कहीं नहीं हो रहा। सरकार कौन सी आ गई? मोदी सरकार। इससे पहले भी तो सरकारें थी। कभी सुना मनमोहन सिंह सरकार? किसी प्रधानमंत्री के नाम पे सरकार का नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसी बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार कहा जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मोदी सरकार का डॉक्यूमेंट क्या है? मनुस्मृति। और वो मनुस्मृति पे काम कर रहा है। मनु का कानून कहता है शूद्र अतिशूद्रों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं होगा, नौकरी करने का अधिकार नहीं होगा, पैसे कमाने का अधिकार नहीं होगा, और इसीलिए इस पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। सारे एजुकेशन सेक्टर को, मेरे ख्याल से अभी नया GR आया है, सारे स्कूल्स अब कॉन्ट्रैक्ट पे दिए जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं चालू हो रही, ये मनुस्मृति धीरे धीरे जिंदा करने का काम हो रहा है। पिछले दरवाजे से फिर से मनुस्मृति को इस देश में लाया जा रहा है, और इसलिए ज्यादा देर आप इनके भरोसे पर बैठ नहीं सकते। हमें अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। समस्या तुम्हारी है ना, समाधान भी तुम्हें ही लेना होगा, समाधान भी तुम्हें ही देना होगा। देखो 1919 साउथ ब्यूरो कमेटी, साइमन कमीशन, वोट देने का अधिकार देने आए थे। गांधी कह रहा था कि इनको नहीं देना। क्या बाबा साहब गांधी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज गांधी जी देने दो ना? बाबा साहब साइमन कमीशन को जाके मुलाकात दे रहे थे, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि समस्या तो यही खड़ा कर रहा है, ये हमको समाधान कैसे देगा। 1930 कालाराम टेंपल का एंट्री, उस समय बोले कमीशन के माध्यम से महाड़ के चौधार तालाब का कानून तैयार किया गया। अगेंस्ट में कौन था? वहां का सवर्ण, महाराष्ट्र महाड़ का। क्या बाबा साहब उन सवर्णों को जाके विनती कर रहे थे कि कोर्ट में केस वापस ले लो? नहीं, बाबा साहब बोले कमीशन को साक्ष्य दे रहे थे, कोर्ट में लड़ रहे थे। बाबा साहब ने कभी इस देश में ना गांधी को, ना नेहरू को, ना पटेल को कभी भी निवेदन नहीं दिया कि मैं यहां पर आपसे ये विनती करना चाहता हूं। बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर लड़ रहे थे, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि यही तो वो लोग हैं जो हमें अधिकार देना नहीं चाहते। बाबा साहब उनके सामने नहीं गिड़ रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? जो अधिकार देना नहीं चाहता, हम उसको निवेदन दे रहे हैं। जो देना नहीं चाहता, प्रधानमंत्री का देना चाहता है क्या? इस देश, इस महाराष्ट्र का CM हमें अधिकार देना चाहता है, हम उसको दे रहे हैं निवेदन। जो अधिकार आपके खिलाफ है, हम उसको दे रहे हैं। इसलिए अगर समस्या हमारी है तो समाधान भी हमें खड़ा करना है। और ऐसे नहीं कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप को दलित समझना बंद कर दो। दलित का मतलब क्या होता है? बहुत अत्याचार इसके ऊपर हुए हैं, दबा हुआ, पिछड़ा हुआ, कुचला हुआ। अपने आप को दलित बोलना, अपने आप को दलित समझना बंद कर दो। तुम लोग कोई दलित नहीं हो। दलितों का मतलब क्या है? जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिली, घर में खाने के लाले पड़े हुए। तुम लोग कौन हो पता है? इकोनॉमिक टाइम्स में अपनी आप की पहचान जाकर देख लो क्या कहता है इकोनॉमिक टाइम्स। 16 अप्रैल 2020 का
इकोनॉमिक टाइम्स बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती की खबर छापता है और वो इकोनॉमिक टाइम्स में लिखता है कि बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल 2020 को भारत में न होने की वजह से भारत के इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तुम अपने आप को दलित कह रहे हो और वहां पर इकोनॉमिक टाइम्स कहते हैं एक दिन में 2100 करोड़ मिलने वाले थे, इनसे हमको नहीं मिले। वो रो रहा है। जो समाज एक दिन में 2100 करोड़ रुपए सिर्फ अपने महामानव की जयंती बनाने के लिए खर्च कर सकता है, क्या वो समाज अपनी यूनिवर्सिटी बना नहीं सकता, अपनी बैंक बना नहीं सकता, क्या अपना मीडिया खड़ा कर नहीं सकता? दलित दलित बोल के वो तुम्हारा मानसिक खच्चीकरण कर रहा है कि ये दलित है, इनसे नहीं हो पाएगा। तुम दलित नहीं हो। इस देश में बुद्ध के धम्म को अफगानिस्तान तक जाकर प्रस्थापित करने वाले नाग लोग तुम लोग हो। इस देश में पेशवाओं का साम्राज्य खत्म करने वाले सिद्धनाथ के वंशज हो, सिद्धनाथ के लोग हो। और इसलिए अपने आप की पहचान इस देश में कायम करो कि हम लोग हैं कौन, हम लोगों को किस दिशा में जाना है। हमारे पास साधन नहीं है, ये बात बोलना कहना बंद कर दो। सारे साधन है आज हमारे पास, सभी साधन, लेकिन उन साधनों का इस्तेमाल करने की बुद्धि हमसे छीन ली गई। नहीं है, ऐसे नहीं है, छीन ली गई। बुद्ध के समय हमारे साधन क्या थे? भेड़, बकरी, गाय, ये हमारे साधन थे, रिसोर्सेस थे, कमाई के साधन थे। उनका दूध निकालते थे, वो बेच के आते थे, तब जाकर घर चलता था। तो ब्राह्मण हमको साधन विहीन करने के लिए क्या कहता था? राजा को अगर अपना साम्राज्य बचाना है तो 1 लाख भेड़ बकरियों की आहुति देनी पड़ेगी, यज्ञ में उनकी बलि चढ़ानी होगी। तो राजा क्या करता था? सभी गाय बकरी भेड़ को इकट्ठा करके उनको जला देता था, हमको साधन विहीन कर देता था। उस समय बुद्ध ने ये स्टैंड लिया, बुद्ध ने ये आवाज उठाई कि किसी भेड़ बकरी की, गाय की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, और बुद्ध ने ये प्रथा बंद करवाई। तब जाकर हमारे साधन बचे। आज हमारे साधन क्या है? आज हमारे साधन 2 महत्वपूर्ण साधन, रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस रिसोर्स, पैसे और आप लोग, मानव संसाधन। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे 3-3, 5-5 साल के कोर्स है कि इनका मैनेजमेंट कैसे करना है, लोगों का मैनेजमेंट कैसे करना है। उसके लिए IIM में पढ़ाई होती है। फाइनेंस मैनेजमेंट, जिसका मैं विद्यार्थी हूं, इसका मैनेजमेंट कैसा होता है, इसके लिए PhD है, मैनेजमेंट कोर्सेस है। ये दोनों रिसोर्सेस हमारे रोज तबाह होते हैं। कैसे? पैसों की तबाही कैसे होती है? अरे बाबा साहब की जयंती आने वाली है, सिर्फ फूल और हार चढ़ाओगे? अरे बाबा साहब की जयंती है, डीजे मंगवाओ। और बाबा साहब की जयंती है, दारू नहीं पिलाओगे? स्वतः समोर अमरावतीतली जयंती आणा डोळ्यासमोर याच 2023 डीजे असेल होता, फटाके आकाशात उडणारे, बँड, नवीन कपडे, नवीन गाड्या, कलर, पेंटिंग, फराळ, 50% पैसा तर दारूवर, नाचायला। आणि या भागामध्ये ते नागपूर अमरावती भागात ते खर्रा का काय म्हणतात ते खाल्लं जातं। ते आमचे हे पैसे आम्ही कुठे वाया घालवतोय? आणि नाव काय? बाबासाहेबांची जयंती। 2100 करोड रुपये 2020 चा बजेट होता, आकडा होता। 2023 चा आकडा जवळजवळ 5000 कोटी रुपयांची एका दिवसातली जयंती झाली।
संपूर्ण भारतातली जयंती 5000 करोड़ रुपए की बाबा साहब की जयंती हम एक दिन में मनाते हैं। 5000 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ भी लगे तब भी हम बाबा साहब की जयंती मनाने को तैयार है। लेकिन किसने मनानी चाहिए बाबा साहब की जयंती? जिस महामानव की जयंती पर हम 5000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, वही महामानव अपनी जयंती के लिए क्या कहते हैं? पढ़ा है ना आप लोगों ने? बाबासाहेबांना त्यांच्या जयंतीसाठी भाषण करायला बोलवलं। बाबासाहेब म्हणाले मी असल्या कार्यक्रमात येत नाही। बहुत प्रेशर करने पे बाबा साहब को अपने जयंती के लिए बुलाया गया। उन्हीं की जयंती के लिए बाबा साहब ने 2 लाइन का भाषण किया है। 2 लाइन। क्या कहते हैं बाबा साहब पता है? बाबा साहब कहते हैं केवल मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मेरा रहा हुआ काम पूरा करो। मेरा रहा हुआ काम पूरा करो। सेकंड लाइन। और वो काम पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दो, लेकिन मेरा काम पूरा करो। ये बाबा साहब अपने जयंती के लिए कह रहे हैं। 365 डेज में से एक दिन हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। 5000 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ भी लग जाए तब भी हमको बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए। लेकिन किसने जो बाकी के 364 डेज बाबा साहब के विचारों के ऊपर चले, उसको ही बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए। अन्यथा बाबा साहब का नाम लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। मत मनाओ। अगर बाकी के 364 डेज बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलना है, मत मनाओ बाबा साहब की जयंती। कोई जरूरत नहीं है आपको बाबा साहब की जयंती मनाने की। पता है, मैंने एक 21 या 22 साल का बच्चा हमारे वॉलंटियर्स में था। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। मैंने उसको बोला, इतने कम एज में तू शराब पी रहा है, कहां से सीखा? उसको पूछा मैंने कि तूने तेरी लाइफ में सबसे पहली बार शराब कब पी? क्या जवाब था पता है उसका? जयंती में। जिस महामानव ने पूरे जीवन में शराब के एक बूंद को हाथ नहीं लगाया, उनकी जयंती हमारे बच्चों को शराब पिलाने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। शराब पिलाने के लिए लाई जा रही है। ह्यूमन रिसोर्स, पैशाचा चुराडा बघितलात? ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। हमारे बच्चे, हमारा युवा आज यहां पर नहीं दिखाई देगा। कहां पर है पता है? कावड़ यात्रा में लगा दिया है। कावड़ यात्रा में हमारा रिसोर्स यूज हो रहा है। यहां पर बाबा साहब के परिवार का होने का दावा करने वाले लोग कावड़ यात्राएं निकाल रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। ना हमारे पास मानव संसाधन है, ना हमारे पास फाइनेंस रिसोर्स है। इन दोनों को बचाने का काम कर रहा। अपना रिसोर्स सही माध्यम में लगाओ। कभी देखी गोलवलकर की जयंती? देखिए, पूरा देश गोलवलकर के हाथ में है आज। हेगड़ेवार आपके नजदीक ही है, नागपुर में। तिलक, आगरकर, सावरकर, कभी इनकी जयंती का डीजे देखा हम लोगों ने? एक साल भी इन्होंने जयंती नहीं मनाई, पूरा देश हाथ में ले लिया। हम हर साल जयंती मना रहे हैं, सादी सरपंच, ग्राम पंचायत हमारे हाथ में नहीं। कौन से बाबा साहब को मना रहे हो? कौन से अंबेडकर थॉट्स कायम कर रहे हो? और इसी विचारों की लड़ाई हमको लड़नी है। अपने पैसे, अपने संसाधन, अपने मानव संसाधन, इसका आरएसएस को गैर इस्तेमाल करने से रोकना हो। हमारे बच्चे, हमारी औरतें, बाबा साहब कहते हैं कि जिस समाज की स्त्री गुलाम हो,
उसका पूरा परिवार गुलाम हो जाता है, पूरा परिवार गुलाम होता है। और हमारी स्त्रियां आज कहां पर है? मरियाई, खंडोबा, हमारी स्त्रियां वहां लाइन लगा लगा कर उनकी व्यवस्था को मजबूत कर रही है और हमारी व्यवस्था कमजोर हो रही है। हमारी महिलाओं को, हमारी स्त्रियों को बाबा साहब के मिशन से जोड़ना होगा। इसी नागपुर के धरती पर 50,000 लोगों की उपस्थिति में, महिलाओं की उपस्थिति में बाबा साहब के महिला परिषद हुई थी। जितने पुरुष हुआ करते थे उतनी महिलाएं बाबा साहब के मूवमेंट में हुआ करती थी। आज हमारे मूवमेंट में महिलाओं का स्थान कहीं नहीं, वो मरियाई, खंडोबा इसके दर्शन में वहां पर व्यस्त है। और इसलिए हमको हमारा मानव संसाधन और अर्थ संसाधन इसकी भी रक्षा हम लोगों को करनी होगी और उसको चैनलाइज करना होगा। मैं अधिक भाष्य नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से 2 या 2:30 बजे आप लोगों ने मुझे बोलने दिया है, 4 बज गए हैं। सुबह 10 बजे से मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोगों ने भी, मेरे ख्याल से आप लोग बीच बीच में कुछ खा के तो आ रहे थे, मैं उतना भी नहीं खा रहा था। तो ये मैं अपना जीवन पूरा इस मिशन को खड़ा करने के लिए लगा रहा हूं। मेरी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग 2019 से मेरे पर बैट लगा रहे हैं, या अभी खड़ा होगा, या अभी एमएलए के लिए खड़ा होगा, या अभी एमपी के लिए खड़ा होगा। 19 में गया, अब 24 आएगा। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया हुआ, मुझे क्या करना है, आने वाले 5 साल का नियोजन क्या है, उसके बाद के 5 साल का नियोजन क्या है। आज मेरी उम्र, मैं 40s में एंटर करने जा रहा हूं। लगभग एक व्यक्ति को 65 इयर्स का एक अच्छा लाइफ मिलता है। तो मैं समझ रहा हूं कि आने वाले 25 साल में अपने इस पूरे देश का भ्रमण करूंगा, पूरे देश में कोने कोने में जाकर लोगों को बाबा साहब की मिशन बताऊंगा। और इन 25 साल के बाद जब मैं रिटायरमेंट लूंगा, इस मोमेंट से जब मैं रिटायरमेंट लूंगा, उस दिन मैं इस समाज को इतना स्ट्रॉन्ग करके जाऊंगा कि कोई भी उम्मीदवार प्रधानमंत्री के लिए खड़ा हो, हमारे मंत्री जी चले नहीं, कोई भी उम्मीदवार प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो, वो हमारे बौद्धों के पैर पड़े बगैर वो प्रचार में नहीं उतरेगा। इतना ताकतवान इस समाज को मैं बना के जाऊंगा। उसकी खुद की इकोनॉमी, उसकी खुद की एजुकेशन, उसकी खुद की बुद्धिज्म, इन 25 सालों का टारगेट लेकर चल रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी एमएलए बनेगा, अभी एमपी बनेगा, अभी राजनीति में आएगा, अपनी पार्टी खोलेगा। पार्टी खोलने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या बनाओगे? नगर सेवक, उससे भी नीचे सरपंच होता है, सरपंच से नगर सेवक, आमदार, खासदार, विधायक, हिंदी में विधायक, सांसद, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उससे पहले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। पॉलिटिक्स में इतने ही पोस्ट है, इससे ऊपर कोई पोस्ट है? इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं। आज घड़ी में राष्ट्रपति कितने देश का होता है? एक। प्रधानमंत्री एक देश का होता है, मुख्यमंत्री एक स्टेट का होता है। आज घड़ी में एट दिस मोमेंट मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, जो 128 देशों का संगठन है, उसका मैं सेक्रेटरी हूं। मेरे स्पीचेस यूनाइटेड नेशंस में रखे जाते हैं, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में रखे जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में मैंने स्पीच किए हुए हैं, अनेक पार्लियामेंट्स में मुझे बुलाया जाता है। अभी मैं कनाडा के पार्लियामेंट में था, अभी मैं यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस हेडक्वार्टर में गया था, और अभी ये जून जुलाई में मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में था। वहां से मुझे एक देश का प्रधानमंत्री बनाकर मेरा डिमोशन कराओ। और जब मैं बाहर जाता हूं, भारत के बाहर जाता हूं, और देश के लोग जब मुझे मिलने आते हैं, उनको पता नहीं होता मैं कौन हूं, क्या हूं। जब देखते हैं गले में आई कार्ड इंडिया लिखा हुआ है, तो आते हैं हमसे जान पहचान कराने के लिए, पूछते हैं विच कंट्री। देखो बाबा साहब हमारे लिए कितना बड़ा काम करके गए।
कि बाहर जाने के बाद भी हमको अपनी पहचान बतानी नहीं पड़ती। वो लोग मुझे पूछते कि विच कंट्री, कौन से देश से आए हो, और जब मैं कहता हूं कि मैं इंडिया से हूं, भारत से हूं, क्या कहते पता है वो लोग? ओह, अंबेडकर इंडिया। आज भी विश्व में भारत की पहचान, इंडिया की पहचान मोदी का या गांधी के भारत से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर जी के भारत से होती है। और इसलिए मैं किसी एमपी, एमएलए, नगर सेवक बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मेरा जन्म होते ही जो नाम मेरे नाम के पीछे खड़ा है, अंबेडकर नाम, ये राष्ट्रपति पद से कई गुना ऊंचा है, कई गुना ऊंचा है। और इसलिए मैंने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया हुआ है कि मुझे अपने समाज का मैनेजमेंट करना है, उनके ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है। और इस देश में जिस सम्राट अशोका ने हम लोगों को अपनी खुद की इकोनॉमी तैयार करके दी थी, उस सम्राट अशोका का भारत इस देश में खड़ा करना है। हमारी खुद की नालंदा इस देश में फिर से खड़ी करनी है, हमारी खुद की यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है। आज मेरे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, मेरे बिल्डिंग से नजदीक ही है, मैं अपने विंडो से देखता रहता हूं इनके कार्यक्रम। दहंडी के लिए बुला रहे हैं, नवरात्रि के लिए बुला रहे हैं, दिवाली के लिए बुला रहे हैं, कपड़े पहन के अच्छे वाले राधा बन के बुला रहे हैं, गोपिका बना के बुला रहे हैं। मेरी बच्ची हूं, मेरी बच्ची, मैं अपने आंखों के सामने मेरी बच्ची का हिंदूकरण होते हुए देख रहा हूं। कभी देखी बाबा साहब की जयंती स्कूलों में? चलो वो तो छुट्टियों में आती। कभी देखी बुद्ध जयंती? कभी बुलाया किसी बच्चे को सिद्धार्थ बना के लेके आओ, बुद्ध बना के लेके आओ? कभी नहीं। हमारे बच्चे हम पैदा कर रहे हैं और वो स्कूलें हमारे बच्चों को उनका मूवमेंट चलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन 70 सालों में हमने अपनी स्कूल नहीं बनाए, हमने अपने कॉलेजेस नहीं बनाए, हमने अपनी यूनिवर्सिटीज नहीं बनाए। और इसलिए ये पहले 5 साल इकोनॉमी के ऊपर काम करने के बाद, उसके बाद हम आने वाले 5 साल एजुकेशन पे काम करेंगे और ऐसी यूनिवर्सिटी इस देश में खड़ी करेंगे कि हमारा बच्चा स्कूल में जाने के बाद गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा करने के लिए नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि करके अपने स्कूल की पढ़ाई का शुरुआत करेगा। फिर से एक बार इस देश में नालंदा और तक्षशिला इस देश में खड़ी होगी। ऐसी एजुकेशन सिस्टम इस देश में खड़ी करके हम लोग वो मूवमेंट खड़ी करने वाले। और इसलिए आज महार रेजिमेंट के इस स्थापना दिवस पर और वर्धापन दिन पर मैं आपसे यही अपेक्षा करना चाहता हूं जो बाबा साहब ने की थी कि अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल, अपनी नौकरी का इस्तेमाल अपनी व्यवस्था खड़ी करने के लिए करो। अपनी व्यवस्था, अपने पैसों से अपनी इकोनॉमी खड़ी करो, अपने एजुकेशन से अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी करो, अपने मेडिकल नॉलेज से अपने अस्पताल खड़े करो, अपने मीडिया के नॉलेज से अपने चैनल्स खड़े करो। ये भी काम है हमारा, मीडिया भी। उसी के 300 करोड़ रुपए की फीस है। पता है आपको? सैटेलाइट पे तुम्हारा चैनल दिखाने के लिए 300 करोड़ रुपए की फी नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दी। 3 करोड़ से डायरेक्ट 300 करोड़। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 10 करोड़, बैंक बनाने के लिए ऑफिशियली एक स्टेट से 1 करोड़। ये सारी फीस। हमारे पास पैसे नहीं है ऐसा नहीं, हमारे पास पैसे है, सिर्फ उसका मैनेजमेंट नहीं। वो मैनेजमेंट मैं यहां पे कर रहा हूं। और इसलिए आज महार रेजिमेंट के स्थापना दिवस पर मैं ही अपेक्षा करता हूं, ये आशा करता हूं कि हम हमारे इस पैसों का इस्तेमाल, हमारे एजुकेशन का इस्तेमाल बाबा साहब के इन सिस्टम्स को खड़ा करने के लिए करेंगे। मैं जब कर्नाटक में एक बार गया था, बेंगलोर में था, तो बगल में वहां बेंगलोर में किसी कांग्रेस का नेता बैठा हुआ था, तो शायद उसे बाबा साहब के बारे में पता नहीं था। तो हम लोग सूट बूट टाई कोट में मैं रहता हूं, हमेशा ही रहता हूं, तो उसे लगा कि ये
बहुत अमीर परिवार से है, बाबा साहब ने बहुत कमाया होगा। तो मुझे पूछ रहा था, बाबा साहब की क्या क्या प्रॉपर्टी है, बाबा साहब के प्रॉपर्टी में से आपको क्या क्या मिला। आज मैं बाबा साहब की प्रॉपर्टी आप लोगों को जाहिर करता हूं। जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, जब बाबा साहब की डेथ हुई, तब बाबा साहब उनके पूरे जीवन कार्यकाल में 4 बार मिनिस्टर्स रह चुके थे, 4 बार मिनिस्टर रह चुके थे। आज अगर कोई एक एमएलए भी बनता है, एक बार बनता है तो उसको एक पेंशन मिलती है, 2 बार बनता है तो 2 बार पेंशन, 3 बार बनता है तो 3 बार पेंशन। बाबा साहब मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर 4 बार मिनिस्टर। और जब बाबा साहब की डेथ हुई, मेरे पास आज भी बाबा साहब के ग्रीनलेस बैंक का स्टेटमेंट मेरे पास है। उस ग्रीनलेस बैंक में बाबा साहब अंबेडकर जी के डेथ के बाद 15,000 रुपए, 234 रुपीस और 23 पैसे, इतना बैलेंस बाबा साहब का था। कितना? 15,000 रुपए। 4 बार मिनिस्टर रह चुके बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रॉपर्टी क्या है? 15,000 रुपए। आज कोई एमएलए एमपी भी बनता है ना, त्यात ऐकतो ना आपण, खोके खोके, नुसतं त्यांच्या पार्टीत जायला 50 कोटी घेतले। विचार करा, एमपी एमएलए बनल्यानंतर 7-7 पिढ्या खातील एवढे पैसे एका टर्म मध्ये आमचा एक आमदार आणि खासदार देशात कमवतो। बाबा साहब तो 4 खातों के मिनिस्टर थे, तो बाबा साहब की प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए थी? है कितनी? 15,000 रुपए। तो फिर बाबा साहब की प्रॉपर्टी गई कहां पर? बाबा साहब की संपत्ति गई कहां पर? आज मैं बाबा साहब की संपत्ति आपको जाहिर करता हूं कि बाबा साहब की प्रॉपर्टी है क्या। आप लोगों में से जो लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, एडवोकेट बने, ये है बाबा साहब की संपत्ति, ये है बाबा साहब की प्रॉपर्टी, ये कमाया है बाबा साहब अंबेडकर जी। और बाबा साहब का वंशज होने के नाते मैं बाबा साहब के प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने के लिए आया हूं। मुझे बाबा साहब के पैसों में से, जमीन में से कुछ नहीं चाहिए। जो बाबा साहब के वजह से आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, आठवले साहब जैसे पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, मैं उनसे उनकी बुद्धि लेना चाहता हूं, उनका समय लेना चाहता हूं, उनका साथ लेना चाहता हूं। क्या इतना मेरा नैतिक अधिकार नहीं है? आप लोगों से मैं उतना अपना हिस्सा लेने के लिए आया, उतना हिस्सा दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कान पकड़ के खींचिए, इसलिए नहीं कि ये बाबा साहब के परिवार से है तो अंधेपन में हम इसको कुछ भी फॉलो करेंगे। ये जो यहां खड़ा है ना, ये बाबा साहब का परिवार नहीं है। 4 बच्चे मर गए बाबा साहब के, लेकिन बाबा साहब अपने बच्चों के गम में रोते हुए घर पे बैठे नहीं रहे। तुम्हारे बच्चे ना मरे इसलिए 24 घंटे बाबा साहब काम कर रहे थे। ये जो मैं यहां खड़ा हूं ना, ये बाबा साहब का असली परिवार नहीं। ये जो मेरे सामने बैठा है, ये बाबा साहब का असली परिवार है, ये बाबा साहब का परिवार। और इसलिए जब मैं गलत हूं तो मुझे टोकने का काम भी करो, इसलिए नहीं कि अंबेडकर परिवार से है तो कुछ भी करे। माता के दर्शन को भी जाए और बुद्ध के वाणी का भी प्रचार करे, कावड़ यात्रा भी आयोजित करे और धम्म सहल भी आयोजित करे। तर्क करना सीखो। अंधभक्तपना में बाबा साहब कहते हैं, हीरो वर्शिपिंग इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए व्यक्ति पूजा यह हानिकारक है। और मुझे अभिमान है, मैं बाबा साहब के परिवार का हिस्सा बाद में हूं, मैं पहले बाबा साहब के विचारों का वारिस पहले हूं। उनका वारिस बाद में। मैं उनका वारिस भी नहीं मानता। आई एम अंबेडकराइट फर्स्ट देन एन अंबेडकर। मैं पहले अंबेडकरवादी हूं, उसके बाद बाबा साहब के परिवार का हिस्सा। और इसलिए मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा, महार बटालियन के लोगों से, महार रेजिमेंट के लोगों से यही आशा और विश्वास करूंगा कि ये सारी मूवमेंट खड़ी करने के लिए आप लोग साथ दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा। आप लोग भी मेरे इस मूवमेंट में, इकोनॉमिकल मूवमेंट में, एजुकेशनल इस मूवमेंट में
ये सोशल मूवमेंट में, रिलीजियस मूवमेंट में, धम्म की मूवमेंट में, मैं इसको रिलीजियस मूवमेंट नहीं मानता, मैं इसे सोशल मूवमेंट ही मानता। इस बुद्धिज्म की सोशल मूवमेंट में आप लोग साथ दीजिए। इतनी आशा और विश्वास मैं आज आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रकट करता हूं। आज मुझे महार रेजिमेंट के स्थापना दिवस के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं सभी आयोजकों का, ऑर्गेनाइजर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। 10 बजे से लेकर आज अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हो। मेरी ये बात कोई चैनल वाला नहीं दिखाएगा, कोई पेपर वाला नहीं छापेगा, और इसलिए ये एक ही प्लेटफॉर्म मेरे पास है जो मैं अपनी विचार आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आवाज इंडिया टीवी मुझे बहुत सहकार्य करता है, मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। महार रेजिमेंटचा विजय असो। महार रेजिमेंट की, महार रेजिमेंट की, महार रेजिमेंट की। थँक्यू।